आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया। नरेंद्र मोदी के लिए आप इतना तो जानते हैं कि वो देश के अंदर बड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटते, वो देश के अंदर बड़े बदलाव लाने से पीछे नहीं हटते। वो ऐसे फैसले लेते हैं जिसके राजनीतिक परिणाम क्या होंगे ये सोचकर लोग सालों साल तक चुपचाप बैठे रहे। देश में सब कुछ हिलाकर सही करने में विश्वास रखते हैं। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जो फैसला ले रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि दुनिया हिल जाएगी और इस कदर हिलेगी कि नरेंद्र मोदी और भारत पर हो सकता है चौतरफा हमले शुरू हो जाए। आज उनके बारे में कि वो क्या हमले होंगे, क्या खतरा है, क्या फैसला है, इस पर चर्चा करूं, क्योंकि पूरी दुनिया, आपको इतना तो पता है कि अमेरिका के डॉलर के पीछे भागती है। ये सबको पता है। रोज आप भी सुनते हैं डॉलर बढ़ गया, रुपया गिर गया, वगैरह वगैरह आप सुनते हैं ना। सरकारें हो, कंपनियां हो, मार्केट हो, किसी का काम डॉलर के बिना नहीं चलता। दुनिया में कोई देश हो, उसकी करेंसी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले देखी जाती है। डॉलर की वैल्यू नहीं देखी जाती, डॉलर के मुकाबले आपके रुपए की, आपके करेंसी की वैल्यू क्या, ये देखा जाता है। मतलब डॉलर जो है वो क्लास का वो लड़का हो गया कि उसके मुकाबले आपके बच्चे के नंबर कितने आए ये चेक हो। आपका बच्चा कितना भी अच्छा कर रहा हो, उसकी परफॉर्मेंस डॉलर नाम के बच्चे के परफॉर्मेंस से चेक की जाएगी। क्यों भाई? इंटरनेशनल ट्रेड में किसी को सुई भी खरीदनी होती है तो पेमेंट डॉलर में करता है। यानी डॉलर का ऐसा रुतबा है, ऐसा दबदबा है कि दुनिया भर में डॉलर की दादागिरी चलती। अब आप कहेंगे शुरू में मैंने कहा प्रधानमंत्री मोदी रिस्क ले रहे हैं, उसकी बात करूंगा, अब डॉलर की बात क्यों कर रहा हूं अभी आपको बताऊं। डॉलर के सामने दूसरी करेंसीज बेबस हो जाती, इसके सामने दुनिया के दूसरे देश बेबस हो जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी दबदबे को, इसी दादागिरी को खत्म करना चाहते हैं, इसे बदलना चाहते हैं। और यही वो बड़ा रिस्क है जो वो उठाने जा रहे हैं। वो डॉलर की इस बादशाहत को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कैसे वो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं ये मैं आपको आज विस्तार से बताता हूं। अभी तक आपको पता होगा कि भारत और रूस के बीच अंतरराष्ट्रीय ट्रेड की पेमेंट रुपए में हो सके, इस पर बात चल रही कि अगर भारत रूस से कुछ सामान खरीद रहा है तो सीधा रुपया देगा, डॉलर नहीं देगा। इसका प्रयास चल रहा है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी और भारत सरकार डॉलर के उस दबदबे को कम करने के लिए, रुपए को और मजबूत करने के लिए अब इस बात को सिर्फ रूस तक सीमित नहीं रख रहे। भारत रूस के अलावा कई और देशों से ऐसी ही बातचीत कर रहा है कि हटाओ डॉलर, सीधा रुपया में बात होगी, सीधा तुम्हारी करेंसी में बात होगी, ये बीच से डॉलर को हटाओ। यानी अगर आप इसको मोटे तौर पर समझने का प्रयास करें, छोटे तौर पर, बिल्कुल सरल भाषा में, तो नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं कि अगर रूस और भारत आपस में कर रहे हैं व्यापार, तो रूस की करेंसी है रुबल, भारत का है रुपया, और बीच में आ जाता था डॉलर कि भैया रूस से जिसको जो सामान खरीदना है वो डॉलर में पेमेंट करेगा, या इंडिया जो है वो डॉलर में पेमेंट करेगा रूस को। अब नरेंद्र मोदी ये कर रहे हैं कि ये डॉलर को कह रहे हैं कि तुम खत्म, जाओ, रूस से होगा रुबेल में बात और रुपये में बात। अब रुपया और रुबेल साथ में चलेंगे। डॉलर को बोला अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और बीच से निकल जाओ। अब ये बहुत बड़ी चीज है, और सिर्फ रूस के साथ नहीं, इसमें श्रीलंका को लेकर आ रहे हैं कि तुमसे सीधे डील होगी, हटाओ डॉलर। मालदीव से बात कर रहे हैं। कई साउथ ईस्ट एशियाई देशों से चर्चा चल रही है कि डायरेक्ट रुपए में बिजनेस होगा। कुछ अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन देश हैं जिनसे चर्चा चल रही है, हटाओ डॉलर को बीच से, हटाओ इसका दबदबा। यानी एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तय कर लिया है कि अमेरिकी डॉलर का जो सालों से वर्चस्व है, उस पर जो निर्भरता है, उसको अब कम किया जाए।
अपने रुपए को मजबूत किया जाए, और यह बहुत बड़ा निर्णय है। फिलहाल भारत का कोई एक्सपोर्टर अपना सामान बेचता है तो उसे डॉलर में पेमेंट मिलती है, उसे वो रुपए में कैश कराता है, उसमें कन्वर्जन रेट में पैसा चला गया सो अलग। फिर भारत का कोई इंपोर्टर दूसरे देश से माल खरीदता है तो वो दूसरे देश को डॉलर में पेमेंट करता है, वहां कन्वर्जन रेट लगता है सो अलग। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर एक कॉमन करेंसी है जिसमें माल बेचा और खरीदा जाता है। लेकिन इस पेमेंट सिस्टम में अगर डॉलर को हटाना है तो यह तभी हो सकता है कि ट्रेड करने वाले आपस में यह तय कर लें कि डॉलर की जगह अपनी अपनी करेंसी में माल खरीदेंगे और बेचेंगे। इससे डॉलर पर निर्भरता कम होगी और डॉलर का दबदबा भी कम हो जाएगा, जिसके सहारे अमेरिका अपनी दादागिरी दिखाता है, वो दादागिरी भी डाउन हो जाएगी, आवाज नीचे, ये वाला हिसाब चलेगा। और ये बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं नरेंद्र मोदी। कैसे भारत पर, नरेंद्र मोदी पर हमले बढ़ सकते हैं ये आगे बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए कि इसका इंपैक्ट अमेरिका पर क्या होगा। अमेरिका की हालत खराब हो सकती है अगर उसके डॉलर को इस तरह से चुनौती दी जाए, और इसीलिए इस चुनौती को देने के बड़े रिस्क हैं। आपने देखा ही है कि कैसे यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत पर दबाव डाला गया कि रूस से हट जाओ, रूस से दोस्ती तोड़ दो, उसके खिलाफ वोट करो। अब अगर अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को चुनौती दी जाएगी और अमेरिकी डॉलर की नरेंद्र मोदी लंका लगाने पर आ जाएंगे कि हटाओ इसके डॉलर को बीच से, तो आप सोचिए क्या होगा। चौतरफा हमले शुरू होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। वो लॉबी फिर से जुट जाएगी जो इस तरह की किसी चुनौती को पसंद नहीं करती। किसको अच्छा लगता है कि सालों साल से अमेरिका राजा बना हुआ है, डॉलर राजा बना हुआ है, और कोई नरेंद्र मोदी, कोई भारत आए और कहे कि हटाओ डॉलर को, ये किसी को पसंद आएगा? पूरी लॉबी है भाई, टूल किट वाली लॉबी। कितने एनजीओज हैं, उनको डॉलर में पेमेंट आता है, वो एनजीओज खड़े हो जाएंगे अलग अलग। कैसा उनका काम चलता है वो आपको पता है, इस देश में एनजीओज पर क्या कार्रवाई हुई है। बड़े बड़े स्टार वगैरह वगैरह जो ट्विटर पर चलते हैं, अलग अलग लॉबीज एक्टिव हो जाएंगी अगर ये काम आगे बढ़ने लग गया। तो मैं आपको बता रहा हूं, भारत और भारत के प्रधानमंत्री को टारगेट किया जाएगा। छवि खराब करने से लेकर प्रेशर बनाने तक का काम होगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। ये एक ऐसा काम है जो कोई और करने की हिम्मत नहीं दिखा रहा था कि डॉलर को अमेरिका को चुनौती दे। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हटाओ डॉलर, क्योंकि डॉलर को अमेरिका हथियार बनाता रहा है। यूक्रेन युद्ध में भी आपको याद होगा, यूक्रेन युद्ध की वजह से पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दी। इससे रूस को डॉलर पर चलने वाले ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम से बाहर कर दिया गया कि ये डॉलर देगा तो लेना नहीं है, कि रूस को इससे तड़प होगी, उसको तकलीफ होगी, वो परेशान होगा। रूस का 630 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार फ्रीज कर दिया गया कि डॉलर ही नहीं होगा तो कहां से खरीदेगा। ये क्यों कर पाया अमेरिका? क्योंकि पूरी दुनिया को उसने डॉलर का गुलाम बना के रखा है कि डॉलर नहीं होगी तो दुनिया नहीं चलेगी, हिसाब बना दिया। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं अपना डॉलर जेब में डालो, दुनिया चलेगी और तुम्हारे बिना चलेगी। रूस के सेंट्रल बैंक को भी इंटरनेशनल पेमेंट के स्विफ्ट सिस्टम से बाहर किया गया। यह सब अमेरिका ने डॉलर के दम पर किया था। इसी डॉलर के दम को बेदम करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। दुनिया में डॉलर का दबदबा ऐसा है, आज की स्थिति आप समझिए कैसी। दुनिया में इतनी सारी करेंसीज हैं, इतनी करेंसी, आप देखिए डॉलर का दबदबा। पाउंड है वगैरह वगैरह, यूरो सब है, लेकिन डॉलर का आप देखिए। दुनिया में, दुनिया का बता रहा हूं, दुनिया में जो विदेशी मुद्रा भंडार है, विदेशी मुद्रा भंडार, जो दुनिया में अलग अलग कंट्रीज जो हैं वो विदेशी मुद्रा को रखती हैं बुरे वक्त के लिए, उसमें से 60% डॉलर है भैया, डॉलर। यानी बड़े बड़े देश जो हैं वो जेब में बुरे वक्त के लिए संभाल कर किसको रखते हैं? इस डॉलर को रखते हैं। क्यों? क्योंकि डॉलर को राजा बना के रखा लोगों ने। करीब 40% जो ग्लोबल ट्रेड है, उस ग्लोबल ट्रेड का पेमेंट किसमें होता है? डॉलर में होता है। डॉलर
40%। दुनिया में अनगिनत करेंसीज हैं, अनगिनत करेंसीज, लेकिन 40%, 10 अगर लोग बिजनेस कर रहे हैं तो 4 लोग डॉलर में पेमेंट करते हैं, बाद में कोई पाउंड में करता होगा, यूरो में करता होगा, दूसरे में करता होगा। ये डॉलर का रौला है बॉस, जलवा है, और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं इसी रौले को तोड़ना है, क्योंकि जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक दूसरी करेंसीज मजबूत नहीं। ये गए दिन अमेरिका के और उसके डॉलर, अमेरिकी डॉलर कैसे देशों की मजबूरी बन गया, इसे आप भारत के ही उदाहरण से समझिए। और इसको समझने के लिए आपको आंकड़ा देता हूं कि क्या हुआ है भारत में। डॉलर कैसे बना मजबूरी दुनिया के लिए, और इसका भारत के एग्जांपल से आप समझिए। भारत जो 80%, 86% ट्रेड करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वो किस में करता है? वो करता है यूएस डॉलर में। यूएस डॉलर बॉस 86%, 8% करता है ट्रेड जो करता है वो यूरो में करता है, और 2%, मात्र 2% रुपए में होता है, क्योंकि कुछ और कंट्रीज हैं जहां रुपया करेंसी है। जबकि अमेरिका से इंपोर्ट, भारत अमेरिका से इंपोर्ट कितना करता है? यूएस से इंपोर्ट 5%, और एक्सपोर्ट कितना करता है? यूएस को एक्सपोर्ट करता है 15%। मतलब अपना 100 सामान बनाता है तो वो 15 सामान अमेरिका को देता है, बाकी 85 सामान दुनिया के दूसरे हिस्सों में देता है भारत। लेकिन उसके लिए 100 रुपया खर्च करता है तो 86 जो है ट्रेड जो होता है वो डॉलर में होता है, 86% ट्रेड, जबकि एक्सपोर्ट मात्र 15% और इंपोर्ट तो यूएस से मात्र 5% है। ये रहा है डॉलर का जलवा इतने सालों से बना हुआ। और क्यों बन गया, कैसे डॉलर का बना? पहले डॉलर इतना मजबूत नहीं था, दुनिया डॉलर के आगे पीछे नहीं नाच रही थी, पाउंड के आगे पीछे नाचती थी। कैसे बदला वो अभी बताता हूं। लेकिन अभी क्या हो रहा है वो समझिए। डॉलर के वर्चस्व को कम करने के लिए इसी साल जुलाई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ा कदम उठाया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी करके यह बताया कि अब रुपए में इनवॉइस बनाने, पेमेंट करने और आयात निर्यात का सेटलमेंट की अतिरिक्त व्यवस्था की गई। आरबीआई ने बताया कि इस व्यवस्था को अमल में लाने से पहले बैंक्स को रिजर्व बैंक के फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट से अनुमति लेने की जरूरत हो। रुपए में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड के नियम क्या होंगे यह भी आरबीआई ने बता दिया, जिसके तहत सारे निर्यात और आयात की वैल्यू और उसका इनवॉइस रुपए में होगा, सब रुपए में होगा। डॉलर खत्म। जिस देश से व्यापार कर रहे हैं उसकी करेंसी का एक्सचेंज रेट बाजार पर निर्भर करेगा, यानी बीच से डॉलर को हटा दिया। इसके अलावा रुपए में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड के लिए आरबीआई ने वॉस्त्रो अकाउंट बनाया। किस अकाउंट की बात कर रहा हूं भैया? एक नया सिस्टम बना दिया आरबीआई ने, उसको कहते हैं वॉस्त्रो। ये सब पढ़िए, जानिए, समझिए। वॉस्त्रो अकाउंट खोलने की बात की। आरबीआई ने बताया कि बैंकों को रुपी वॉस्त्रो अकाउंट खोलना होगा, और इससे क्या होगा जरा इसको समझिए। वॉस्त्रो अकाउंट होता क्या है? ये वॉस्ट्रो अकाउंट होता है, एक ऐसा अकाउंट होता है जो एक बैंक दूसरे बैंक के लिए खोलता है। उदाहरण के लिए किसी विदेशी बैंक का वॉस्ट्रो अकाउंट भारत में किसी बैंक की तरफ से संभाला जाता है। जैसे अमेरिका का कोई बैंक भारत के एसबीआई बैंक में अपना खाता खोले, लेकिन यह खाता रुपए में मेंटेन होगा, डॉलर में नहीं। यानी यह खाता विदेशी बैंक का होगा, लेकिन करेंसी उस देश की होगी जहां यह वॉस्ट्रो अकाउंट खोला गया है। अब भारत और रूस के बीच रुपए में व्यापार के लिए वॉस्ट्रो अकाउंट कैसे मदद करेगा, इसको भी समझ लीजिए। सबसे पहले भारत के बैंक को रूस के बैंक में वॉस्ट्रो अकाउंट खुलवाना हो। जैसे सितंबर महीने में यूको बैंक यानी यूनाइटेड कमर्शियल बैंक ने रूस के प्राइवेट बैंक गैज़प्रोम उसमें अपना एक वॉस्ट्रो अकाउंट खुलवा दिया। वॉस्ट्रो अकाउंट मतलब उससे कहा कि एक कमरा हमको किराए में दे दो। जैसे मेरा फ्लैट है और मेरे फ्लैट में कोई आके मेरा दोस्त कह रहा है कि मुझे तुम जो है एक कमरा किराए पे दे, और मैं तुमको जो है
मेरा जो साथी होगा वो वहां आकर रहेगा, लेकिन वो तुम्हारा जानकार होगा, कोई तीसरा नहीं होगा, यानी डॉलर नहीं होगा। इसी तरह अक्टूबर में रूस के सबसे बड़े बैंक स्बरबैंक ने दूसरे सबसे बड़े बैंक वीटीबी बैंक ने दिल्ली में यूको की शाखा में अपना खाता खुलवाया। अब खाता तो खुल गया, लेकिन इसके जरिए अंतरराष्ट्रीय ट्रेड कैसे होगा भाई? इस व्यवस्था के जरिए इंपोर्ट करने वाले भारतीय इंपोर्टर रुपए में पेमेंट करेंगे और इस पेमेंट को विदेशी बैंकों के स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसको आप इस तरह से समझिए कि कैसे वॉस्ट्रो अकाउंट काम करेगा। मान लीजिए रूस का बैंक है, रूस का बैंक है और ये भारत का बैंक। अभी क्या होता है कि अगर आपको ट्रेड करना है, और इसकी क्या बताई मैंने आपको, रूबल बताई, यहां से यहां किस में होता है, डॉलर में होता है आज की डेट में, और यहां जो होता है वो रुपया होता है। आपने डॉलर दिया, ये डॉलर यहां बैंक अकाउंट में आया, रुपए में कन्वर्ट हुआ, हर जगह कन्वर्जन रेट लग रहा है। अब ये वॉस्ट्रो अकाउंट में क्या होगा कि रूस में ही एक छोटा सा अकाउंट यहां भारत वाले बैंक का खुल गया और भारत के बैंक में रूस वाले बैंक का खुल गया, और इन दोनों ने मिलकर कहा कि भैया तुम एक काम करो डॉलर वाले भाई, तुम अपनी दुकान कहीं और लगाओ, हमको तुम्हारी जरूरत नहीं। और यहां से रुपया जो है सीधा जो है ये रुपये में आ रहा है, और यहां से जो आना है वो सीधा रूबल में आ सकता है। डॉलर को बीच से इन्होंने मिटा दिया। तो सीधे सीधे पूरी कोशिश ये है कि डॉलर का वर्चस्व खत्म कर। इससे फायदा ये होगा कि डॉलर के हटने से पहले करेंसी एक्सचेंज करने पे जो नुकसान होता था वो नहीं होगा। पहले हम रुपए को डॉलर में बदलते थे, फिर डॉलर को दूसरे देश की करेंसी में बदलते थे, एक्सचेंज रेट लगता था, व्यापार करने वाले देशों को नुकसान होता था, करोड़ों के व्यापार में ये नुकसान बहुत बड़ा होता था, लेकिन अब ये नुकसान नहीं होगा। दूसरी बात, एक्सचेंज रेट की वजह से हो रहा नुकसान अगर नहीं होगा तो दूसरे देश भी सीधे भारत की करेंसी से डील करेंगे, इससे व्यापार भी बढ़ेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अभी रुपए में भारत का व्यापार करीब 2% होता है, लेकिन रुपए में व्यापार करने को बढ़ावा देने वाली नीति से रुपए में व्यापार 2% से बढ़कर अगले 5 साल में 20% तक पहुंच सकता है। और अगर ये 20% तक पहुंचा तो आप ये भी समझिए कि जो इंडिया 86% ट्रेड डॉलर में करता था, वो ट्रेड 86% घटकर 60% 66% पे आ सकता है, यानी डॉलर को नुकसान होगा। तीसरी बात, इससे रुपए को मजबूती मिलेगी, रुपए की दुनिया में स्वीकार्यता बढ़ेगी, दूसरी करेंसी पर निर्भरता भी कम होगी, दूसरे देशों को भी संकेत मिलेंगे कि वो डॉलर को छोड़ भारतीय रुपए में व्यापार करें, यानी डॉलर की गुलामी खत्म हो। कई एक्सपर्ट ये मानते हैं कि रुपए में पेमेंट करने से भारत का निर्यात रूस को बढ़ जाएगा, इससे रूस के साथ व्यापार घाटे को कम करने में भी मदद मिलेगी। अभी रूस के साथ हमारे आयात निर्यात का अंतर बढ़ा है। 2021-22 में भारत का एक्सपोर्ट $3.25 बिलियन था और इंपोर्ट 9 या 10 बिलियन डॉलर के आसपास था। भारत का टारगेट है कि व्यापार घाटे को कम किया जाए और रूस के साथ व्यापार को $13 बिलियन से $30 बिलियन तक पहुंचाया जाए। रुपए में अंतरराष्ट्रीय व्यापार आसान हो सके, इसके लिए आज ही मोदी सरकार ने विदेशी व्यापार नीति में बदलाव किए हैं। सरकार ने एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के तहत अंतरराष्ट्रीय व्यापार की पेमेंट रुपए में करने की इजाजत दे दी। सरकार की तरफ से कहा गया है कि भारत की करेंसी के इंटरनेशनलाइजेशन में कई देशों ने रुचि दिखाई, यानी नरेंद्र मोदी दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव लाने जा रहे हैं अगर वो इसी तरह से रुपए को दुनिया के दूसरे हिस्सों तक पहुंचा दें और डॉलर को कमजोर कर दें। मतलब अपनी लकीर लंबी खींच रहे हैं, रुपया जो है उसको स्वीकार्य बना रहे हैं और डॉलर का दबदबा खत्म कर रहे हैं। लेकिन आज आपको जानना चाहिए कि डॉलर का दबदबा दुनिया में हुआ कैसे, और इसका करीब 100 साल पुराना इतिहास है। पहले डॉलर इतना मजबूत नहीं था भाई। पहले विश्व युद्ध से पहले, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले, ब्रिटिश पाउंड सबसे ताकतवर होता था, क्योंकि दुनिया में जगह जगह पर ब्रिटिश राज था और ज्यादातर ट्रेड पर इन्हीं का कब्जा था। लेकिन पहले विश्व युद्ध में मुख्य तौर पर ब्रिटेन को बहुत नुकसान हुआ, इससे ब्रिटेन का दबदबा कम हुआ और अमेरिका का दबदबा शुरू हो गया। उस वक्त हालात ये हो गए कि ब्रिटेन ने युद्ध के लिए अमेरिका से जो उधार ले रखा था उसे युद्ध के बाद ब्रिटेन चुका पाया।
क्योंकि अमेरिका से लिया हुआ उधार ब्रिटेन ने युद्ध में फ्रांस को दे दिया, ऐसे दूसरे लोगों को दे दिया, उनको सपोर्ट करने में खर्च कर दिया। अब फ्रांस जैसे सहयोगी देश जब उसे लौटा नहीं पाए तो ब्रिटेन भी अमेरिका को उधार नहीं चुका पाया। ऐसे में पहले विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों ने विश्व युद्ध का खर्च जर्मनी से वसूलने वाले समझौता करने पर जर्मनी को मजबूर किया कि जर्मनी भरेगा हमारा खर्चा। इसी समझौते की वजह से आने वाले सालों में जो तनाव बढ़ा वो 1939 में दूसरे विश्व युद्ध का आधार बना। पहले विश्व युद्ध के समय अमेरिका की स्थिति यह थी कि पहले विश्व युद्ध में अमेरिका ने देर में एंट्री की थी, उसे नुकसान कम हुआ और उस युद्ध में हथियारों और सामान की सप्लाई का मेन सप्लायर अमेरिका ही था। इससे अमेरिका का व्यापार खूब बढ़ा और वहां अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी। तो वो डूबने, बाकी जो है वो डूबते चले गए, अमेरिका ऊपर चले गए। वहीं ब्रिटेन जैसे देश कमजोर हो रहे थे। पहले विश्व युद्ध के बाद जिन देशों को आर्थिक तौर पर बड़ा नुकसान हुआ और वो युद्ध में लिया गया उधार नहीं चुका पा रहे थे, वो अपने वित्तीय संकट से निकलने के लिए अमेरिका के पास गए। अमेरिका से वहां के बॉन्ड खरीदकर, सोना रखकर अमेरिका से अपने लिए बड़ी रकम उठाई। इसके बाद दूसरा विश्व युद्ध आते आते अमेरिका बहुत मजबूत स्थिति में आ गया और डॉलर मजबूत हो गया। 1944 में जब दूसरा विश्व युद्ध चल ही रहा था तब अमेरिका और उसके सहयोगियों समेत 44 देशों ने ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट को साइन कर लिया। इस समझौते में दूसरी करेंसी को 1% के फिक्स्ड रेट पर अमेरिकी डॉलर में कन्वर्ट करने का नया सिस्टम बना। मतलब डॉलर को मजबूत कर दिया गया कि तुम जो है हमको अगर 100 रुपया दे रहे हो तो उसमें से 1 रुपया जो है हम कन्वर्जन का लेंगे और तुमको डॉलर दे देंगे, क्योंकि मान लिया गया कि डॉलर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस समय दूसरे देश बहुत कमजोर स्थिति में थे, अमेरिका मजबूत था। इसलिए विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो अमेरिका के सहयोगी दलों ने अपने करेंसी रिजर्व के लिए अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल करने पर हामी भर दी कि लो भाई करो। ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के तहत ही बाद में वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाएं भी अस्तित्व में आई और इस समझौते के बाद ही डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी बन गया और इसने दुनिया की रिजर्व करेंसी के तौर पर एक तरह से ब्रिटिश पाउंड को रिप्लेस कर दिया। अमेरिकी डॉलर को इतना महत्व इसलिए भी दिया जा रहा था क्योंकि अमेरिका की इस करेंसी के पास बड़े गोल्ड रिजर्व का सपोर्ट भी था। उस वक्त अमेरिका के पास दुनिया का सबसे ज्यादा 75% गोल्ड रिजर्व था और ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के तहत डॉलर को गोल्ड में भी कन्वर्ट किया जा सकता था। इसकी वजह से दूसरे देशों ने गोल्ड रिजर्व की जगह पर अमेरिकी डॉलर का भंडार जमा करना शुरू किया। दूसरे देशों ने अमेरिका की ट्रेजरी सिक्योरिटी खरीदनी शुरू की। इससे अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अमेरिका और अमेरिकी डॉलर का प्रभुत्व बढ़ता चला गया। लेकिन अमेरिका ने पिछले 100 साल में जो बनाया वो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खत्म करने की दिशा में बढ़ रहे हैं तो उन्हें बड़ी चुनौती और बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिसे अमेरिका ने 100 साल में बनाया उसे एक झटके में खत्म तो होने नहीं देगा। लेकिन भारत के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जैसे पाउंड तब खत्म हुआ जब ब्रिटेन डूब रहा था, दूसरे देश डूब रहे थे और अमेरिका चढ़ रहा था, वैसे ही आज दूसरे देश डूब रहे हैं। यूरोप डूब रहा है, अमेरिका में मंदी आएगी, ब्रिटेन में मंदी आएगी और भारत का सूरज चढ़ रहा है। तो नरेंद्र मोदी ने यह रिस्क बहुत स्ट्रैटेजिकली लिया है कि यही सही समय है जब रुपए को स्थापित कर दो दुनिया में। बताओ कि हम बढ़ती अर्थव्यवस्था है, दुनिया जब डूब रही है, रुपए में कोई खतरा नहीं है और डॉलर को नीचे लाने का, उसका वर्चस्व खत्म करने का यह परफेक्ट समय है। दुनिया के कई एक्सपर्ट मानते हैं कि डॉलर पर निर्भरता कम होगी तो किसी भी संकट की स्थिति में दुनिया भर की करेंसीज में इतना उतार चढ़ाव नहीं होगा जैसा अभी हो रहा है। अर्थव्यवस्था में इतनी उथल पुथल नहीं होगी जैसी आज हो रही है। जो आज हो रहा है वो रुकेगा और इसलिए भारत इस दिशा में काम कर रहा है कि अपना व्यापार ज्यादातर अपनी करेंसी में। भारत न सिर्फ ये कर रहा है बल्कि भारत यूक्रेन युद्ध के बीच लोगों की जान बचाने के लिए भी उतर गया है। दुनिया के लिए इस वक्त बड़ा संकट है रूस यूक्रेन का युद्ध, जिसमें अर्थव्यवस्थाएं तबाह हो रही हैं, जिससे महंगाई बढ़ रही है और इससे बड़ा संकट यह है कि अगर रूस यूक्रेन का युद्ध ना रुका तो सर्दियों में लाखों लोग ठंड में मर जाएंगे, किसी हथियार की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ऐसे वक्त में दुनिया को लग रहा है कि अगर कोई रूस और यूक्रेन के युद्ध को रोक सकता है, अगर कोई दुनिया को बचा सकता है, अगर कोई लाखों लोगों की जान बचा सकता है, तो वो भारत है। क्योंकि भारत ही तो डॉलर को चुनौती दे रहा है, भारत ही तो सबसे तेजी से बढ़ रहा है, दुनिया को दिख रहा है ना भाई। इसी भारत ने दुनिया को वैक्सीन देकर बचाया ना। दुनिया को बचाने और लाखों लोगों की जान बचाने के लिए भारत उतर भी गया है। ये जो आपको चैप्टर बता रहा था उसका एक्सटेंडेड वर्जन बता रहा हूं अब, कि अब भारत डॉलर को तो नीचे लाएगा ही, रुपया को स्थापित करेगा ही, दुनिया को कैसे बचाएगा ये देखिए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिन के लिए रूस गए थे। यूक्रेन युद्ध के 8 महीने में पहली बार ऐसा हुआ कि विदेश मंत्री ने रूस का दौरा किया। एस जयशंकर पिछले साल जुलाई में रूस गए थे, तब से अब तक उन्होंने रूस का दौरा किया है। वैसे तो एस जयशंकर रूस इसलिए गए थे क्योंकि वहां पर ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल और कल्चरल सहयोग के लिए बनी दोनों देशों की इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की मीटिंग में बोलना था, और इसमें रूस के ट्रेड मिनिस्टर भी थे। इसके अलावा रूस के विदेश मंत्री से भी उनकी बातचीत हुई। एक ये भी है कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने से लेकर अब तक के बीच में एस जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री की अलग अलग जगह पर 4 बार मुलाकात हो चुकी है। लेकिन भारत के विदेश मंत्री का रूस जाने का जो समय है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी दुनिया में यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि एस जयशंकर का दौरा वो रास्ते निकालने के लिए भी है जिससे रूस और यूक्रेन का युद्ध फिलहाल के लिए रुकवाया जा सके। यानी भारत युद्ध रोकने के लिए अपने तरफ से इनिशिएट कर रहा है। दुनिया को भारत से उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि भारत रूस का भी दोस्त है और पश्चिमी देशों का भी दोस्त है। पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल केमिस्ट्री भी है। दुनिया को लगता है कि अगर पुतिन को कोई समझा सकता है, रोक सकता है, बातचीत के लिए मना सकता है, तो वो नरेंद्र मोदी और भारत कर सकते हैं। यूक्रेन को जितना पुतिन तबाह नहीं करेंगे उतना अमेरिका कर देगा, लिख लीजिए आप। क्योंकि अमेरिका फिर से यूक्रेन को उकसाने लगा है। अमेरिका यूक्रेन को और हथियार देने जा रहा है, जबकि ये वही अमेरिका है जो कुछ दिन पहले यूक्रेन से कह रहा था कि वो रूस के साथ बातचीत न करने के अपने स्टैंड में कुछ नरमी लाए, जिससे ऐसे संकेत जाएं कि अगर बातचीत की कोई पहल होती है तो उसके लिए यूक्रेन तैयार है। लेकिन जैसे ही अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन खत्म हुआ, ये भाइयों का अपना मकसद पूरा हो गया और अमेरिका ने फिर से अपना असली रंग दिखाना शुरू किया, आग में घी डालना शुरू किया, पीछे से पंप करना शुरू किया। अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को $400 मिलियन तक के हथियार और उपकरण देगा। $400 मिलियन कितना होता है? करीब 3200 करोड़ रुपए। अमेरिका ने जिस नई मदद का ऐलान किया है उसमें यूक्रेन के लिए क्या क्या है, जरा सुनिए कैसे अमेरिका यूक्रेन को बर्बाद कर रहा है। अमेरिका यूक्रेन को जो दे रहा है उसमें हॉक डिफेंस सिस्टम लगने वाली मिसाइलें हैं जो सालों से अमेरिका के स्टोरेज में पड़ी थी। 1980 में अमेरिका के पास करीब 27,000 हॉक मिसाइलें थीं, जिसमें से कुछ उसने अपने सहयोगी देशों को दे दी, कुछ मिसाइलें ट्रेनिंग में इस्तेमाल हो गई, लेकिन बड़ी संख्या में अब भी ये मिसाइलें बची हैं जो अमेरिका में दशकों से धूल खा रही हैं। धूल खा रही ऐसी मिसाइलें अब यूक्रेन भेजी जाएंगी। 1960 के जमाने का हॉक एयर डिफेंस सिस्टम और उसकी मिसाइलें यूक्रेन भेजने का मकसद यह है कि रूस के सस्ते ड्रोन का मुकाबला सस्ते में किया जाए। मतलब रूस तो ड्रोन भेज रहा है, अब उसको मारने में इधर से ज्यादा पैसा लग रहा है, तो अमेरिका कह रहा है काम करो तुम मेरे कबाड़ से लड़ो। क्योंकि अमेरिका के आधुनिक NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम की एक मिसाइल का खर्च $12 लाख आता है, जबकि रूस का ड्रोन सिर्फ $20,000 का होता है। यानी रूस के $20,000 के ड्रोन को $12 लाख की मिसाइल से गिराना बहुत महंगा पड़ रहा है। इसलिए अमेरिका कह रहा है काम करो, इतना कहां तुम पे खर्चा करेंगे, तुम एक काम करो, हॉक मिसाइल भेज रहा हूं, ये पुरानी मिसाइल है, सड़ी हुई, गली हुई, पड़ी हुई मिसाइल है, बड़ी संख्या में मेरे पास है, तुम इसी से उसका ड्रोन गिरा दो। अपने यहां वॉर होता तो ऐसा करता, लेकिन यूक्रेन को दे कर रहा है। अमेरिका यूक्रेन को 4 एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम भी देगा। यह एयर डिफेंस सिस्टम भी पुराना ही है। 1990 के खाड़ी युद्ध में अमेरिका ने एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम लगाया था। बोस्निया, अफगानिस्तान, इराक के युद्ध में भी इसका इस्तेमाल हो चुका है। यह सिस्टम शॉर्ट रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है जो खास तौर पर कॉन्वॉय प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। इससे ड्रोन कम ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले विमान और हेलीकॉप्टर से बचाव किया जा सकता है। तो एक और कबाड़ उठाकर दे दिया यूक्रेन को, लो इससे लड़ लो। जैसे घर में नहीं होता है
जो आपका बचा हुआ खाना है, वो दोस्त को ये बोल के खिलाते हैं कि अरे यार जबरदस्त बना था, तेरे लिए 6 दिन से फ्रिज में रखा हूं, खा ले। अब उसका पेट खराब होगा, आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि दोस्त से दोस्ती तो है नहीं, अपना खाना निपटाना है। वैसे ही कबाड़ अमेरिका को सटाना है, तो वो यूक्रेन को दे रहा है। यूक्रेन की बुद्धि कब चलेगी मुझे नहीं समझ में आता। अमेरिका ने करीब 192 स्ट्रिंगर मिसाइल जो है वो भी यूक्रेन को देने का ऐलान किया। स्ट्रिंगर एक पोर्टेबल मिसाइल लॉन्चर सिस्टम होता है जिसे कंधे से रखकर ले जाया जा सकता है और कंधे पर रखकर फायर किया जा सकता है। स्टिंगर मिसाइल्स का इस्तेमाल 1981 से हो रहा है। अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध में स्टिंगर मिसाइलों को बहुत कामयाबी मिली थी। एक स्टिंगर की कीमत करीब $1,20,000 बताई जाती है। उन्हें देखते कंधे पर रख के, फिल्मों में नहीं दिखाते ऐसे झक से मारा निकल के चला जाता, वही वाला। अमेरिका ने यह भी कहा है कि वो यूक्रेन को हिमार्स के लिए अतिरिक्त गोला बारूद देगा। हिमार्स का मतलब है हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम। यह एक मिसाइल लॉन्चर है जो 5 टन के ट्रक पर लगा होता है और जो कुछ ही समय के अंतराल में 6 जीपीएस गाइडेड मिसाइलें लॉन्च कर देता है, यानी 6 पैक मिसाइल सिस्टम। इसकी रेंज करीब 80 किलोमीटर होती है। युद्ध में हिमार्स का इस्तेमाल यूक्रेन ने जून जुलाई से शुरू किया था और इसी की वजह से अब तक युद्ध में यूक्रेन टिका हुआ है। अमेरिका ने करीब 16 हिमार्स यूक्रेन को दिए थे, लेकिन यूक्रेन के मुताबिक अगर रूस को पीछे धकेलना है तो उसे कम से कम 150 हिमार्स चाहिए और हिमार्स के एक रॉकेट की कीमत $1.5 लाख यानी करीब $1.25 करोड़ होती है और पूरे सिस्टम की कीमत $65 लाख यानी करीब 53 करोड़ रुपए आती है। इसके अलावा अमेरिका ने यूक्रेन को जो मदद देने का ऐलान किया है उसमें 21,000 आर्टिलरी राउंड्स 155 mm, 500 प्रिसीजन गाइडेड आर्टिलरी राउंड्स, 10,000 मोटार राउंड्स 120 mm के, 100 हमवी यानी हाई मोबिलिटी मल्टीपर्पज व्हील्ड व्हीकल, 400 ग्रेनेड लॉन्चर्स, 2 करोड़ राउंड्स गोलियां, छोटे हथियार, रास्ते की रुकावट को हटाने वाले उपकरण, कोल्ड वेदर प्रोटेक्टिव, ये सब अमेरिका देगा बोल रहा है। एक तो समझ में नहीं आता कि उधार ले लेके यूक्रेन लड़ क्यों रहा है। भाई अपनी नहीं है हैसियत लड़ने की तो युद्ध खत्म करो। तुमने दुनिया को बर्बाद कर रखा है, तुम्हारे चक्कर में लोगों की नौकरियां जा रही हैं और तुम उधार ले लेके जो है वो अमेरिका से अमेरिका से उधार लेके रूस से लड़ रहे हो और यहां लोगों को तुम्हारे चक्कर में उधार ले लेके घर चलाना पड़ रहा है, उनकी नौकरियां जा रही हैं। अमेरिका की तरह उसके सहयोगी भी यूक्रेन को सैन्य मदद देने में जुटे हैं। इस सैन्य मदद से होगा यह कि युद्ध और लंबा खींचेगा। अब तक 261 दिन का युद्ध हो चुका है और तब यह हाल है कि लाखों करोड़ कंपनियों के डूब रहे हैं, फिर भी इनकी बुद्धि नहीं खुल रही। अमेरिका और पश्चिमी देश इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं कि पुतिन की सेना को यूक्रेन के खेरसोन से पीछे हटना पड़ा। खेरसोन शहर से पुतिन ने अपनी सेना को वापस बुला लिया है। खेरसोन वो 4 यूक्रेनी इलाकों में से एक है जहां रूस ने 2 महीने पहले कब्जा कर लिया था और इसे रूस का हिस्सा घोषित कर दिया, लेकिन रूस अब यहां से पीछे हट गया है, तो इसे पश्चिमी देश पुतिन की बड़ी हार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि पुतिन जंग हार रहे हैं। लेकिन कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने सोच समझकर खेरसोन से पीछे हटने का फैसला किया, क्योंकि आगे सर्दियां आ रही हैं और खेरसोन जैसे इलाके में सप्लाई चेन को बनाए रखना और कठिन मौसम के बावजूद वहां पर सैनिकों का टिके रहना फिलहाल समझदारी नहीं थी। तो रूस यहां से लड़ रहा है और ये लोग यहां को ताक पर रख दिए हैं और यूक्रेन को लड़ाए जा रहे हैं। कहा जाता है ना, किसी युद्ध को किसी एक इवेंट से आंकना सही नहीं है। कई बार युद्ध में छोटी छोटी लड़ाइयां रणनीतिक प्लान के तहत जानबूझकर भी हारी जाती हैं, जिससे आगे कुछ और बड़ा प्लान किया जाए। इसलिए बहुत मुमकिन है कि यह कोई जाल हो सकता है। यह भी ध्यान देना चाहिए कि युद्ध में यूक्रेन की सेना ने पुतिन की सेना पर हमला करके या उन्हें मार गिराकर खेरसोन पर दोबारा कब्जा नहीं किया, बल्कि रूस ने खुद छोड़ा है। इसके अलावा पुतिन के फैसले की टाइमिंग भी देखनी चाहिए। खेरसोन से पीछे हटने का फैसला पुतिन ने तब लिया जब अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन हो गए, यानी पुतिन ने बाइडेन को यह मौका नहीं दिया कि बाइडेन इलेक्शन में इसका क्रेडिट लेते। यानी अभी साफ तौर पर कोई ये नहीं कह सकता कि खेरसोन से पुतिन ने अपनी सेना हटाने का फैसला क्या सोच समझ कर लिया या इसके पीछे इनके इरादे क्या हैं। फिर भले ही पश्चिमी देश इसे पुतिन की हार बता रहे हैं, लेकिन यह युद्ध चला जा रहा है और इस युद्ध का खामियाजा आम लोगों को नौकरी गंवाकर भुगतना